हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइफ प्रोसेस में अभी तक हम लोगों ने दो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या क्या है, न्यूट्रिशन एंड देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दो लाइफ प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम सभी जानते हैं, आवागमन। आवागमन मतलब आना जाना, किसी चीज़ का मूवमेंट होना, है ना। जैसे हम लोग स्कूल से घर, घर से स्कूल आने जाने के लिए साइकिल, बाइक या वैन का इस्तेमाल करते हैं। तो वैन एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। उसी तरह से जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, चाहे माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, चाहे बड़े एनिमल हैं जैसे ह्यूमन या और भी बड़े एनिमल्स, उनमें जो न्यूट्रिएंट है, फूड है, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। यानी यूजफुल चीज़ें हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यू और ऑर्गन तक जाती हैं, और जो नॉन यूजफुल चीज़ें हैं यानी वेस्ट मटेरियल है, उनका भी ट्रांसपोर्ट होगा। वो हर एक सेल से, हर एक ऑर्गन से निकल के बॉडी के बाहर चली जाती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक फिनोमेना है, एक एक्टिविटी है जो लाइफ को सपोर्ट करता है ना। तो लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। ठीक, अब अगर हम लोग ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, ये ह्यूमन हार्ट का पिक्चर है, एक सिंप्लीफाइड पिक्चर है, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। अभी इस पर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, उसके पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ, और वी कांट से द पिक्चर, दिस इज़ द फिगर ऑफ, क्योंकि ये बनाया गया है सिंप्लीफाइड फिगर, जिससे मूवमेंट वगैरह आपको आगे आने वाले मिनट में क्लियर हो जाएंगे, कैसे मूवमेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन समझेंगे। ठीक है, ह्यूमन या इंसान में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो ह्यूमन में आप जानते होंगे या देखे होंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड होता है, या कुछ एनिमल के बॉडी में ब्लड होता है, या कुछ एनिमल में वाटर लाइक कुछ लिक्विड होता है। तो प्लांट्स में वाटर होता है ना, काटते हैं तो गीलापन रहता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वाटरी सब्सटेंस, चाहे वो रेड कलर की ब्लड हो या अदर कलर की हो, तो ये करती क्या है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है ना। चीज़ों के ट्रांसफ़र होने में हेल्प करती है, फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि ब्लड, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो हमारा क्या है, सर्कुलेटरी लिक्विड है, सर्कुलेटरी फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है। और ट्रांसपोर्टेशन को कभी कभी हम लोग सर्कुलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इससे चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, हर जगह तक पहुंच जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कोई चीज़ होती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगी, हर जगह पहुंचेगी, तो यानी वो सर्कुलेट होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नॉन एज सर्कुलेशन। और हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड का काम करता है, वो चीज़ों को सर्कुलेट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, ऑक्सीजन हो, या फिर वेस्ट मटेरियल हो। उन सभी तरह की चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है या सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी फ्लूइड बोलते हैं। अब ब्लड में हम लोग देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ब्लड हमारा दो मेन चीज़ों से कंपोज होता है। वो दो चीज़ें क्या है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ठीक है, पहला हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया ब्लड सेल। तो इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। प्लाज्मा में सारे न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ होता है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन, वाटर। मैक्सिमम इसमें 92 या 3% के आसपास पानी होता है। बाकी 7, 8, 9 अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% जो होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाकी न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे ब्लड का है ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल हम लोग जानते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा जो टाइप होता है ब्लड सेल का वो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं।
रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसको HB से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। हीमोग्लोबिन को ऐसे भी लिख सकते हैं, फुल नेम हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट होता है, केमिकल होता है कि एक प्रोटीन का पिगमेंट होता है, प्रोटीन से बना होता है और इसमें आयरन होता है। तो आयरन की वजह से ये प्रोटीन वाला केमिकल बनता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है रेड होता है। ये हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। और ये कलर देने के अलावा काम क्या करता है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है या ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन तक। ठीक है ना, तो इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स से लेगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ से एल्वेलाई के पास से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ब्लड में हमारे क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, HbO2। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह से हमारा एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीमोग्लोबिन HbO2 बनाता है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से हार्ट तक जाएगा और हार्ट से ये HbO2 जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्लड में मिक्स है ना। अब ये जाएगा हमारे हार्ट में, हार्ट से पंप होगा पूरे बॉडी सेल्स में, और हर एक बॉडी सेल्स के पास ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक वो दे देगा और वापस क्या लेगा? एक दूसरा रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारा जो है, दूसरा रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पहुंचता है और CO2 वापस आता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ये हमारा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए फिर से लिख रहा हूँ, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बनता है। ये कहाँ बनता है? हमारे लंग्स में। जैसे ही हमारे लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लड से रिएक्ट करके ब्लड में ये कंपाउंड बना लेता है। अब ये कंपाउंड्स हार्ट पे पहुंचता है, हार्ट पंप करता है ये ब्लड को और सारे सेल्स तक पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे जाके बॉन्ड टूट जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग। अब हीमोग्लोबिन जब अलग हो जाता है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, देता है, वहाँ से फिर रेस्पिरेशन भी वहाँ होता रहता है और रेस्पिरेशन की वजह से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ से ले लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO2। ठीक है, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है ये क्या होता है? ये पूरे बॉडी से पहुंचता है हार्ट में और हार्ट इसको पंप कर देता है कहाँ पे? हमारे लंग्स में। और लंग्स से फिर ये बॉन्ड फिर टूट जाता है, ये CO2 हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर आ जाता है, हम लोग सांस बाहर फेंकते हैं, CO2 निकल जाता है, फिर से ऑक्सीजन आता है, फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर से सारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की सहायता से। फिर से ये सारा साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह से हमारा जो रेड ब्लड सेल है, जिसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और जिसका मेन सेंटर होता है आयरन मेटल, वो ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन एक तरह का लाइफ सपोर्टिंग गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का वेस्ट है जो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक, उसके अलावा हम लोग देखते हैं दूसरा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का काम है किल जर्म्स। जितने भी जर्म्स होते हैं बाहर से, जो भी फॉरेन पार्टिकल इंटर करते हैं हमारे बॉडी में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, जो भी छोटे पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, तो हमारे बॉडी का जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको किल करता है। ठीक है, और यही वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ बनने से ही हमारा जो बॉडी है का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है और वो एंटीबॉडी किल कर देता है जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। तो ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स का काम हो गया। तीसरा है प्लेटलेट्स। इसका वर्क आप सभी जानते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉट करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लॉटिंग।
क्लॉटिंग मतलब टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड एट द इंजर्ड एरिया, इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी। जहाँ पे भी हमको घाव लगता है तो वहाँ से ब्लड का फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो कुछ देर के बाद रुक जाता है। वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि प्लेटलेट जो है एक तरह का प्रोटीन का लेयर बना देते हैं, और जिसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉट। जो क्या करता है? ब्लड के फ्लो को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लॉटिंग। क्लॉट बनने के प्रोसेस को क्लॉटिंग बोलते हैं। और क्लॉटिंग होने से क्या होता है? जो चोट लगा रहता है या जो इंजर्ड एरिया हमारा रहता है, वहाँ से ब्लड का फ्लो कुछ समय के बाद, कुछ सेकेंड या 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी देर में वो रुक जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का कौन सा हिस्सा इंजर्ड है। बहुत ज़्यादा अंदर तक घाव है तो ब्लड का फ्लो नहीं रुकता है, लेकिन स्किन पे हल्का सा खरोच है या अलग अलग लेयर पे जितना कम घाव लगा रहता है उतना ही जल्दी हमारा क्लॉटिंग होता है। लेकिन जितना इंटरनल घाव हो जाता है तो क्लॉटिंग बहुत ही स्लो होता है। तो ओवरऑल प्लेटलेट का काम है क्लॉटिंग को बनाना, यानी क्लॉट बनाना। ब्लड कहीं से फ्लो हो रहा है हमारे बॉडी से, घाव लग गया है तो उसको स्टॉप करना, ठीक। अब ये प्लेटलेट जो है ब्लड के फ्लो को बाहर, मतलब कहीं भी चोट लग गया तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो होने लगेगा, है ना। तो इसको रोकता है क्लॉटिंग करके। अगर ये क्लॉट का लेयर ना बने तो हमारा ब्लड बाहर फ्लो करता जाएगा और अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि जब ब्लड बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, और जब ब्लड का प्रेशर चेंज होगा तो उसमें तरह तरह की बीमारियाँ आएंगी और हमारे हार्ट के मसल पे भी वो इफ़ेक्ट डालेगा। इसलिए प्लेटलेट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सभी का अपना एक वाइटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्लेटलेट्स जब क्लॉट बना देते हैं घाव लगने वाले एरिया पे तो हमारे ब्लड का प्रेशर वापस मेंटेन हो जाता है। अगर लंबे समय तक ब्लड फ्लो होगा बाहर तो ओवरऑल ब्लड का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा और उससे हार्ट के मसल्स पे और सर्कुलेटरी सिस्टम पे या हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड आता है, जो एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जिसमें ब्लड फ्लो होता रहता है और सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, गैसेस चीज़ें हो या वेस्ट मटेरियल हो। अब ब्लड बना होता है 2 तरह की चीज़ों से, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो हमारा होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग 90% इसमें वाटर होता है, और उसके अलावा बाकी 8 या 9% कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट डाटा ये। बाकी 8-9% में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, सब कुछ चीज़ें बाकी 8 to 10% में होती है, यानी मैक्सिमम पार्ट इसका वाटर होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जो प्लाज्मा का कलर होता है, प्लाज्मा, हमारे ब्लड प्लाज्मा का जो कलर होता है लिटिल येलोइश, येलोइश बोल सकते हैं। येलोइश का मतलब है येलो नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा येलो, बहुत ही हल्का, लिटिल बिट एकदम येलोइश होता है। और जब हम लोग ब्लड सेल को मान लीजिए कोई सेपरेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और ब्लड में से ब्लड सेल को अलग कर देंगे तो बचा हुआ जो लिक्विड होता है उसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ये तीनों चीज़ को सेपरेट कर देंगे तो बचेगा क्या? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में मैक्सिमम वाटर होता है, इसलिए वाटरी होता है, मतलब पानी जैसा होता है, हल्का हल्का येलो होता है, तो ये वाटरी होता है, यानी पानी जैसा लेकिन थोड़ा सा येलो कलर का, ठीक। ये हमारा प्लाज्मा होता है जिसमें अधिकतर मिनरल, विटामिन और सारी चीज़ें होती हैं। अब प्लाज्मा से रिलेटेड या एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारे बॉडी में होता है। ये तो हमारा मेन फ्लूइड है, मैक्सिमम जितना भी सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में वो ब्लड के थ्रू ही होता है ना। ब्लड के अलग अलग सेल्स की सहायता से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पंपिंग ऑर्गन हार्ट। इसका फंक्शन अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरा एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारे बॉडी में होता है, तो दूसरा सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है हमारा? लिम्फ। लिम्फ, ठीक है। ये भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ये भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है, यानी ये भी
चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में या सर्कुलेशन में हेल्प करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी के सेल्स और ऑर्गन के पास। लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी कम है, ब्लड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेन हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड बॉडी का ब्लड ही होता है। उसके अलावा जो थोड़ा मात्रा में होता है वो हमारा लिम्फ होता है। अब ये लिम्फ क्या होता है? लिम्फ जो होता है एक तरह का वाटरी लिक्विड होता है। जैसे कि प्लाज्मा का बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन प्लाज्मा तो लिटिल बिट येलोविश होता है, लेकिन ये लिम्फ जो होता है पूरी तरह से वाटरी होता है, पानी जैसा होता है। ठीक है, वाटरी होता है, वाटरी होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। तो ये चीज़ें हमारे लिम्फ में होते हैं। लिम्फ हमारे बॉडी के जिन ब्लड वेसल्स से होकर गुजरता है उनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं या लिम्फेटिक वेन्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े हैं कि एक मिनट, हम लोग पढ़े हैं कि 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है अपने चीज़ों को या फूड मटेरियल या वेस्ट को डायरेक्टली। तो बस हार्ट सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, इसको चाहिए अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो। तो ब्लड के बाद दूसरा पार्ट जो हमारा है वो ब्लड वेसल्स है, जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा और न्यूट्रिएंट को हर एक सेल तक पहुंचाएगा। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, है ना? ब्लड वेसल्स 3 तरह के हैं। एक है हमारा आर्टरी, दूसरा है हमारा वेन्स और तीसरा है हमारा कैपिलरीज। ठीक, तो ब्लड हमारा इन 3 तरह के वेसल्स से फ्लो करता है, आर्टरी से, वेन्स से और कैपिलरी से। आर्टरी से जब फ्लो करता है ब्लड तो हाई प्रेशर से, प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर हाई। इसमें ब्लड जो बहुत तेज़ी से, बहुत हाई प्रेशर से मूव करता है। वेन्स में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ठीक, और आर्टरी और वेन्स को जगह जगह पे कनेक्ट करता है कैपिलरीज, जो बहुत ही महीन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के हर एक छोटे से छोटे ऑर्गन तक पहुंच जाता है और ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज नॉन एज कैपिलरीज। तो आर्टरी वेन्स की सहायता करता है कैपिलरीज भी, जो बहुत ही महीन होता है और बॉडी के हर ऑर्गन तक चीज़ों को, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है या वेस्ट को रिमूव करता है। तो ये हो गए ब्लड वेसल्स। तो इससे ब्लड फ्लो होता है। जो लिम्फ होता है हमारा, ये जिस वेसल से मूव करता है या फ्लो करता है उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ब्लड जिससे फ्लो होता है उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। इन 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये फ्लो होता है हमारे बॉडी में। और लिम्फ जिससे फ्लो होता है उसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स में क्या आएंगे? लिम्फेटिक वेन और लिम्फेटिक आर्टरी। लेकिन मेनली हमारा जो लिम्फ है, ये जो सर्कुलेटरी लिक्विड है, ये लिम्फेटिक वेन से ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। और ये क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है हमारी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो सिमिलरली ब्लड जैसा ही काम करता है हमारा लिम्फ, लेकिन इसमें वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है लिम्फ में हमारे। बाकी रेड ब्लड सेल्स नहीं होता है और प्लेटलेट्स नहीं होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स की होने की वजह से लिम्फ जो है हमारा जो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो बाहरी ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, उनको किल करने का काम करता है। साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो न्यूट्रिएंट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए क्या करता है कि सारा जो बचा कुचा एक्स्ट्रा मटेरियल है वो वापस ब्लड में ला के डाल देता है लिम्फ, और फिर ब्लड का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है किडनी में, है ना? तो वही सारा चीज़ है। तो लिम्फ भी एक तरह का हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है जिसमें रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट नहीं होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिससे एंटीबॉडीज़ बनता है और ये फॉरेन बॉडी या माइक्रोब से लड़ता है। और ये वाटरी होता है, एकदम पानी जैसा, कोई भी इसका कलर नहीं होता है।
और इसमें न्यूट्रिएंट मिनरल्स बाकी चीज़ें सभी होती हैं। प्रोटीन होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज़ बनता है और जो हमारे माइक्रोब्स है उनको किल करता है। और ये किसके थ्रू फ्लो करता है? लिम्फेटिक वेन के थ्रू। ठीक है, इसके लिए पार्टिकुलर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे लिम्फ फ्लो करता है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, जिसमें पार्टिकुलर है कौन? लिम्फेटिक वेन। जैसे आर्टरी वेन्स, कैपिलरीज ब्लड वेसल होता है, तो ऐसे वेन्स का नाम अगर लिम्फेटिक वेन लिख देंगे तो उसमें से केवल क्या फ्लो करेगा? लिम्फ नाम का फ्लूइड फ्लो करेगा और मूव करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो सर्कुलेटरी लिक्विड के बारे में हम लोग समझ लिए। अब आते हैं ह्यूमन हार्ट पे। ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो गई। अब जो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है इसको अच्छे से समझना है। ह्यूमन हार्ट में कैसे सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ब्लड मूव करता है, कैसे आता है, कैसे जाता है बॉडी के ऑर्गन्स तक, ये समझना है। तो ह्यूमन हार्ट हमारा अगला टॉपिक जो मेन टॉपिक है। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, ये 4 चैम्बर कौन कौन से हैं? 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। ठीक है, और ऐसे हम लोग सीधे खड़े होंगे तो हमारे बॉडी के राइट हैंड साइड में जो आएगा चैम्बर उसको राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ऑन पेपर जो हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड बोलते हैं वो यहाँ फॉलो नहीं होगा। हम लोग को अपने बॉडी के हिसाब से सोचना है, तो हमेशा राइट साइड इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड इस तरफ हमारे हार्ट का चैम्बर का। ठीक है, तो 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर जो होते हैं हार्ट के दोनों राइट और लेफ्ट साइड के अपर चैम्बर जो होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर होते हैं लोअर साइड में दोनों साइड, तो उनको वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो 4 चैम्बर का हमारा ह्यूमन का हार्ट होता है और जितना ज़्यादा चैम्बर्ड हार्ट रहेगा हमारा उतना ही एफिशिएंटली और उतना ही ज़्यादा अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मिक्स नहीं होता है। जितना ज़्यादा चैम्बर रहेगा उतने अच्छे से ब्लड में से वेस्ट भी हटता जाएगा और उसका सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। तो ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर का है, इसलिए इसका अच्छे से सर्कुलेशन होता है। तो हमारे राइट साइड हार्ट का ऊपरी जो चैम्बर है उसका नाम है राइट एट्रियम। क्या है नाम? राइट एट्रियम। और राइट साइड में नीचे वाला जो चैम्बर वो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर जो रहते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं। राइट साइड में तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला जो चैम्बर है हार्ट का वो है हमारा राइट वेंट्रिकल, यानी दोनों वेंट्रिकल है। राइट साइड वाला अगर है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हमारे हार्ट का बाहरी लेयर है। ये पूरा हार्ट जो है किस मसल से बना रहता है? कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल और फ्लेक्सिबल मसल होता है। बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है, यानी सिकुड़ सकता है, फैल सकता है और लाइफ टाइम हमारा हार्ट बीट करता रहता है, यानी सिकुड़ता फैलता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और क्या होता है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने वाला मसल है। लाइफ टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक हार्ट के मसल्स सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। ठीक है, आप ये भी पढ़े होंगे कि आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी बनती है उतना बड़ा आपका हार्ट होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली डाटा है, लिटिल बिट थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है ऑपरेट करके। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। अपर दोनों जो चैम्बर हैं उनको राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। लोअर चैम्बर को राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये दोनों चैम्बर हो गए। अब इन दोनों चैम्बर के बीच में वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए इंडिकेट किया है। राइट साइड में जो वॉल है वो ट्राइकस्पिड है, यानी ट्रिपल लेयर का है, 3 रास्ते हैं। ठीक है, ये 3 रास्ते मैंने बनाए हैं।
जिससे ब्लड जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक, तो ये जो वॉल्व होता है इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड को यूनी डायरेक्शन में फ्लो कराता है, यानी एक डायरेक्शन में। यहाँ से ब्लड अगर आएगा राइट एट्रियम में तो किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ये नहीं कि फिर इसमें से इसमें वापस उल्टा चला जाए। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व होता है। जैसे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, स्पेंस्टर मसल वगैरह, वो भी इसी तरह के वॉल्व का काम करते हैं जो खाने को यूनी डायरेक्शन में ले जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लड इधर से इधर अगर आएगा तो ये वॉल्व्स क्या करते हैं, ब्लड को इसी डायरेक्शन में आने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे ब्लड इसमें आके भर जाता है ये बंद हो जाता है कुछ क्षणों के लिए, बहुत ही माइन्यूट मिली सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही फ्लो होता है। और यहाँ पे ट्राइकस्पिड यानी 3 वॉल्व हैं राइट, हमारे राइट चैम्बर में। लेफ्ट चैम्बर में जाएंगे तो कितना है, बाइकस्पिड वाल्व, बाई मतलब 2, यहाँ पे 2 वॉल्व हैं। और यहाँ पे 2 वॉल्व से यहाँ ब्लड फ्लो होता है। जैसे यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो हो जाएगा ये वॉल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड उल्टी दिशा में न जाए। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी मैं केवल पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, कैसे क्या फ्लो होता है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये वॉल की बात हो गई। उसके बाद कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे होंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में देखेंगे कि राइट एट्रियम से लगा हुआ एक पाइप, ऊपर से भी और एक नीचे से, इसको अंदर से मान लीजिए पीछे की तरफ से अटैच है। ठीक है, तो राइट एट्रियम में लगा है, ये ऊपर से नीचे, दोनों ही ऊपर वाले चैम्बर में लगे, नीचे वाले चैम्बर में नहीं लगा है। ठीक, तो राइट एट्रियम में ऊपर और नीचे से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्लड हो सकता है आ रहा है या जा रहा है, वो समझेंगे हम लोग। उन दोनों को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं और नीचे वाले को इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा एक तरह का वेंट्रिकल है। ठीक है, मतलब वीन्स है लेकिन बहुत चौड़ा है, इसलिए इसका नाम है वेना कावा। ठीक है, इसका यानी डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। और सुपीरियर का मतलब है हमारे बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है, चेस्ट हो गया, गर्दन हो गया, माउथ हो गया, फेस हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब से जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, आता या जाता है, वो सुपीरियर वेना कावा से आता है इसमें। ठीक, और इन्फीरियर वेना कावा जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के नीचे का जो ऑर्गन है, नीचे का जो सिस्टम है पूरा चेस्ट के नीचे, वहाँ से ब्लड का आना या जाना जो कंट्रोल होता है वो इससे होता है, इन्फीरियर वेना कावा के। यानी बॉडी के ऊपर से ब्लड ये लाता है, नीचे के हिस्सों से ब्लड ये लाता है। ठीक, तो ये दोनों ही राइट एट्रियम से जुड़े हुए हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में जाएंगे तो लेफ्ट चैम्बर जो है एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ओर्टा। ओर्टा में ए साइलेंट है। ओर्टा जो होता है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है। ठीक है, ओर्टा, ओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी का मतलब बहुत ही थिक होता है। बाकी आर्टरीज और वीन्स और कैपिलरीज हम जानते हैं पतले पतले होते हैं, है ना, वो सबसे पतला कैपिलरी होता है। लेकिन सभी आर्टरी में सबसे ज़्यादा चौड़ा, सबसे ज़्यादा डायमीटर का जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है आर्टरी का, उसको ओर्टा बोलते हैं। तो ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारे वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है ना, वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। किसके, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट चैम्बर के वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है ओर्टा नाम का ट्यूब। ठीक, और वो ओर्टा जो है फिर ब्रांच हो जाता है और पतले पतले ब्रांचेस में आर्टरी में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे ब्लड फ्लो होता है पूरे बॉडी में। उसके अलावा हम देखेंगे अगर राइट चैम्बर का वेंट्रिकल देखें तो किससे जुड़ा है, एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, और कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये क्या है, पल्मोनरी वीन है। ठीक, अब ये पल्मोनरी वीन क्या करते हैं, ये सारा हम लोग समझेंगे किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। बस ध्यान से आप उसका डायरेक्शन याद रखिए। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से। ठीक है, हमेशा स्टार्ट होता है राइट साइड से। तो हमारे बॉडी के जो अपर पार्ट्स हैं यानी चेस्ट या ऊपर का हिस्सा, ब्रेन वगैरह, हैंड्स, ये जो भी हैं, तो यहाँ से सारा ब्लड इकट्ठा होता है। ठीक है, आता है राइट एट्रियम में। ठीक,
और बॉडी का जितना नीचे का हिस्सा है, हमारा स्टमक, बाकी नीचे के हिस्से पैर वगैरह, वहाँ से जो ब्लड कलेक्ट होता है वो भी आता है कहाँ पर, यहीं पे आता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये पाइप जो है जुड़ा है और अल्टीमेटली इस किस में आ जाता है, राइट एट्रियम में। यानी सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम फल। अब राइट एट्रियम में जैसे आया, हमारा हार्ट का मसल फैल जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक, तो जैसे ही ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम में आता है, वैसे ही हमारा हार्ट का मसल फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद ये वॉल्व खुल जाते हैं। जैसे ही हमारा हार्ट का मसल एक्सपैंड होता है, ये वॉल्व जो बंद रहते हैं वो खुल जाते हैं और सारा ब्लड राइट एट्रियम से किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, जिसको R.V भी लिख सकते हैं। तो सारा ब्लड इसमें से इसमें आ गया, ये जैसे फैला, और जैसे इसमें ब्लड आया ये सिकुड़ जाता है हमारा हार्ट का मसल। ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आया, हमारा हार्ट का मसल एक्सपैंड हो गया, फैल गया। जैसे ही फैला, ये सारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व था, 3 लेयर वाला वॉल्व था, 3 लेयर वाला वॉल्व था, यानी 3 रास्ते थे, वो वॉल्व वाले खुल जाते हैं इसके फैलने से, मसल के फैलने से, और सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में जैसे जाता है, मसल सिकुड़ जाता है हमारे हार्ट का, और ये सारे वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सारे वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड का फ्लो उल्टा ना हो। ठीक है, अब ये जैसे ही सिकुड़ता है मसल, तो ब्लड, अब यहाँ से तो वॉल्व बंद हो गया है, तो वॉल्व इसके लिए, इसमें जो ब्लड आता है वो कहाँ चला जाता है, इसमें। ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ जैसे ही हमारा मसल, हार्ट का मसल सिकुड़ता है, इसमें का सारा, ये तो वॉल्व बंद हो गया, तो सारा ब्लड, ये वॉल्व खुल जाता है। ये किसका वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व। तो ये जैसे ही खुलता है, सारा ब्लड इसमें से एंटर करके पल्मोनरी आर्टरी के पास चला जाता है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी हमारा है, ये कहाँ पर जाता है, ये हमारा जाता है लंग्स के पास। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स के पास जाता है, और कैसा ब्लड लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें CO2 बहुत ज़्यादा हो, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी, जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल सिकुड़ा, मसल सिकुड़ा हार्ट का, सारा ब्लड इसमें से, ये पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व खुल गया, इसमें ब्लड घुसा और ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुँच गया, हमारे लंग्स के पास, हमारे फेफड़े के पास। और फेफड़े में कहाँ पहुँचेगा ब्लड, एल्वोलाई के पास, है ना। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, एल्वोलाई से ही ट्रांसफ़र होता है गैसेस का। तो एल्वोलाई के पास सारा CO2 वाला ब्लड पहुँच गया, है ना। और CO2 क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, एल्वोलाई में चला जाएगा, और एल्वोलाई से हम लोग एक्सहेल करेंगे, सारा CO2 बाहर चला जाएगा। और एट द सेम टाइम, ठीक उसी वक्त क्या होगा, एल्वोलाई पे जो ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं अंदर, वहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस ब्लड आएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन एल्वोलाई के पास जा रहा है और फिर बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, सॉरी, CO2 बाहर निकल जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आ भी रहा है, तो ऑक्सीजन फिर वहाँ से एल्वोलाई से अंदर भी आ रहा है हमारे बॉडी के। ठीक, तो हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन उसी एल्वोलाई के सरफेस से आ रहा है। तो दोनों प्रोसेस हो रहा है, CO2 जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी जो है एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड लेकर जाता है एल्वोलाई के पास। एल्वोलाई डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा CO2 को बाहर फेंक देता है, और उसी समय पे पल्मोनरी वीन का काम शुरू हो जाता है। पल्मोनरी वीन का काम जस्ट अपोजिट है पल्मोनरी आर्टरी के, है ना। अब ये पल्मोनरी वीन क्या करता है, ये करता है कि सारा एल्वोलाई से जितना भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ है हमारे बॉडी में, उसको हार्ट तक लाता है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वीन जो है हार्ट तक लाया ब्लड को, और ये कहाँ पे डाल दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में डाल दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यानी CO2 वाला सारा जो ब्लड था वो लंग्स तक ले गया पल्मोनरी आर्टरी, और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो पल्मोनरी वीन ला रहा है, और किसके पास ला रहा है,
लेफ्ट एट्रियम के पास, यानी हमारे हार्ट के लेफ्ट चैम्बर के अपर पार्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, यानी इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है। वो ब्लड